हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और वीडियो थोड़ा लेंदी हो गई थी तो उसके क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके सामने ये कुछ 1 2 3 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। और इसमें से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 1, ये हमारे SC वर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा। और ये जो है आपका प्रॉब्लम 2, ये अ, जो बुक है DC पांडे बुक से लिया है मैंने, अरिहंत की जो बुक आती है। और ये जो प्रॉब्लम 3 है, ये प्रॉब्लम 3 हमारी NCERT की एडिशनल एक्सरसाइज में आपको गिवन है। NCERT की एडिशनल एक्सरसाइज में गिवन है। ठीक है बच्चों। उसके बाद इनके बाद हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों जो जेई में आ चुकी हैं। और मैंने आपको उस वीडियो में बोला भी था कि मैंने आपको करीब 10 प्रॉपर्टीज के अप्रोक्स 10 ही बताई थी मैंने आपको, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो मैंने आपको बोला था कि अगर वो 10 प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन है, मैं मानता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा देख रहा है जिसने वो प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो इससे पहला जो वीडियो है आप उस वीडियो में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले पढ़कर आएं और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर माइंड में होंगी तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस फिगर में, इस डायग्राम में ये होने वाला है। तो बच्चों, क्वेश्चन है पहला कि इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाय द फॉलोइंग लाइंस ऑफ फोर्स। देन ये आपको एक रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रखा है इस तरह से। ठीक है, बस आपको ये डायग्राम दे रखा है कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम से, इस रिप्रेजेंटेशन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस रीजन में ये 3 पॉइंट है PQR। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका ऑप्शन कि EP इज इक्वल टू EQ इक्वल टू ER। मीन्स तीनों पॉइंट्स PQR पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। ऑप्शन बी, EP ग्रेटर देन EQ, जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q से ज्यादा होगा। और ऑप्शन सी है EP इक्वल टू ER, EP इक्वल टू ER। और ऑप्शन डी है EP लेस देन EQ। तो मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है। तो बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और प्रॉपर्टी थी कि क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। याद करिए, क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। तो जहां लाइंस क्लोज होंगी वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और जहां दूर दूर होंगी वहां फील्ड वीक होगा। तो जाहिर सी बात है कि P पर और R पर लाइंस क्लोज हैं और Q पर दूर दूर हैं, Q पर दूर दूर हैं, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अच्छा, P पर और R पर जो स्पेस है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो बराबर बराबर है। तो जितना फील्ड P पर होगा उतना ही फील्ड R पर होना चाहिए। तो सबसे पहला तो ऑप्शन आपका सी हो गया, EP इक्वल टू ER, क्योंकि P और R पर जो स्पेस है लाइंस के बीच वो इक्वल है। उसके बाद बच्चों, P पर स्पेस कम है, मतलब क्लोजर है लाइंस, तो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ लाइंस दूर दूर हैं तो यहाँ वीक होगा। तो इसका मतलब EP ग्रेटर देन EQ। तो EP ग्रेटर देन EQ, ऑप्शन बी भी इसमें सही होगा।
क्लियर बच्चों? मैं समझता हूं कि क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको फील्ड लाइंस की अगर प्रॉपर्टी बताएं तो हम कैसे करेंगे। आइए बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 2 क्या है कि फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेज Q1 Q2 and Q3 of equal magnitude. What are the sign of each of the three charges? तो ये आपको एक डायग्राम गिवन है, ये Q1 Q2 Q3 थ्री चार्जेज है। तो वो कह रहा है बस जस्ट आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इन थ्री चार्जेज के साइन क्या होंगे। तो साइन डिसाइड करने का तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कम्स आउट, निकलती हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। तो बच्चों जरा देखो ये Q1 जो है इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो एज पर प्रॉपर्टी Q1 कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, अब Q1 से फील्ड लाइंस निकल के किस में जा रही हैं? Q2 में एंटर हो रही हैं, है ना, इधर से भी Q2 में एंटर हो रही हैं। तो जिस चार्ज में लाइंस एंटर होती हैं वो चार्ज हो गया आपका नेगेटिव। क्लियर? उसके बाद Q3 को देखिए तो Q3 से भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, Q3 से भी फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो ये भी चार्ज आपका कैसा हो गया? पॉजिटिव। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। अब साहब थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज का है। बच्चों एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, बशर्ते कि आप उनको लाइन बाय लाइन उसका एक एक चीज पढ़ें, उसके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और करने की कोशिश करें। तो बहुत कुछ होता है एनसीईआरटी में। और जनरली मैंने देखा है अपने टीचिंग करियर में कि जो बच्चे होते हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स को इग्नोर मारते हैं, ध्यान ही नहीं देते, और कैसा ये समझ में ही नहीं आती हैं, अच्छा नहीं लिखा हुआ। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उनको पढ़ा कीजिए। तो प्रॉब्लम 3 है, विच अमोंग द कर्व्स शोन इन फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। ये आपको एक डायग्राम ये है, थोड़ा बोर्ड पर स्पेस कम बन रहा था तो मैंने जैसे तैसे एडजस्ट कर दिया है। एक डायग्राम ये है, ये वाला जो कंडक्टर है ये, एक डायग्राम ये है आपका बी, और एक डायग्राम ये है सी, और एक डायग्राम है ये डी, और एक डायग्राम है ये आपका ई। तो ये आपके 1 2 3 4 5 डायग्राम है। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा डायग्राम कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, कौन सा डायग्राम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, अब कंडक्टर जैसे ही दिखाई दे जाए ना बच्चों, तो कंडक्टर से रिलेटेड हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी फील्ड लाइंस में। तो उन दोनों प्रॉपर्टीज को रिमाइंड कीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और कंडक्टर के जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। एक प्रॉपर्टी तो ये थी, और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि कंडक्टर के फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, मतलब परपेंडिकुलरली ही निकलेंगी और परपेंडिकुलरली ही एंटर करेंगी। तो बच्चों ये कंडक्टर है, अच्छा इसके अंदर तो फील्ड लाइंस नहीं है, तो पहली वाली प्रॉपर्टी तो ठीक है कि भाई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, तो अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं है। लेकिन अब दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है कि जो फील्ड लाइंस बाहर हैं वो कंडक्टर के सरफेस के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर हैं या नहीं। अगर हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन गलत है। ठीक है बच्चों? तो आप देख रहे होगे, समझ गए होगे, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन फील्ड लाइंस का नहीं हो सकता। क्लियर? अब बच्चों इस पर आ जाओ, बी वाले पर। यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां से देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से लाइंस निकल रही हैं, पॉजिटिव से ये लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव में एंटर कर रही हैं। अच्छी बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन अब यहां पर देखो, नेगेटिव से लाइंस निकल रही हैं और पॉजिटिव में जा रही हैं, तो गड़बड़ हो गई ना। नेगेटिव में लाइन एंटर करती हैं
और पॉजिटिव से निकलती हैं, तो यहाँ नेगेटिव से निकल रही हैं और पॉजिटिव में एंटर कर रही हैं, उल्टा हो रहा है ना, तो यहीं पर गलत हो गया ये तो। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता सब रिप्रेजेंटेशन। अब थर्ड सी वाला देखिए, ये पॉजिटिव, तो मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टीज में बताया था कि अगर दो सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के पास ले जाए तो पहले तो फील्ड लाइंस कर्व हो जाती हैं। दूसरी, जो सिमिलर चार्ज की फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसे बिहेव करती हैं, मींस जैसे वो एक दूसरे की लाइंस को रिपेल कर रही हैं। तो फील्ड लाइंस अगर ये चार्ज ना होता तो ये स्ट्रेट होती, क्योंकि ये पास आ गया तो जो फील्ड लाइंस है दोनों चार्जेज की एक दूसरे को रिपेल करेंगी और वो इस तरह से क्या हो जाती हैं, कर्व्ड हो जाती हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका सही है। बच्चों जो डी है, अब डी में देखिए ये तीन चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आप एनसीईआरटी आपके पास होंगी बुक्स, तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा एडिशनल एक्सरसाइज में, एज इट इज है, थोड़ा डायग्राम में हो सकता है क्योंकि ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, कोशिश की है बहुत जब जाके ये बने हैं। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अब यार ऐसे कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव से निकल रही है और पॉजिटिव में ही जा रही है, पहली गड़बड़ तो ये हो गई, पॉजिटिव से निकल रही है पॉजिटिव में ही जा रही है, तो पहली गड़बड़ तो यही है ना। और दूसरी गड़बड़ और देखिए, दूसरी गड़बड़ ये है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फील्ड लाइंस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और यहाँ पर फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कहने का मतलब ये रिप्रेजेंटेशन भी फील्ड लाइंस का नहीं हो सकता। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, तो ये दो बॉडी हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ हो सकती है, मीन्स अगर सारी प्रॉपर्टी आपके माइंड में है तो आप तुरंत कैच कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ है। ठीक है, तो देखो ये भी फील्ड लाइंस है, क्लोज कर्व बन रही है ना, जो फील्ड लाइंस है वो क्या बना रही है, क्लोज कर्व बना रही हैं। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर मेक अ क्लोज्ड कर्व, याद करिए, है ना, तो कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाएंगी, इसका मतलब यहां पर क्लोज कर्व बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो सकता। तो इन जितने भी ये रिप्रेजेंटेशन दिए हुए थे हमें फील्ड लाइंस के, इनमें से केवल एक ही रिप्रेजेंटेशन राइट था, बाकी सब रॉन्ग थे। ठीक है बच्चों, तो ये तीन क्वेश्चंस हमने किए। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे, अब पीवाईक्यू क्वेश्चन लेंगे जो लास्ट जेई वगैरह में आ चुके हैं, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 4, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन द एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। A particle with unit positive charge initially at rest at the point x equal to 1, y equal to 0 in the xy plane। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी जब हुआ करता था, कभी स्क्रीनिंग और मेंस हुआ करते थे, ये तब का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है पहले ये समझिए कि आपको जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना उसका इक्वेशन गिवन है। अब उच्च मैंने कहा ना कि ये जो जितने भी अच्छे कॉम्पिटिशन्स हैं, जेई है, नीट है और अदर स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं अच्छे, तो फिजिक्स चेंज नहीं होगी। वो फिजिक्स में एक ऐसी मैथमेटिकल रेसिपी डालेगा, बच्चा एकदम उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी कि पता नहीं मैं क्या पढ़ के आया हूं और ये क्या पूछ रहा है मेरे से। बस उसने एक छोटी सी मैथमेटिकल रेसिपी क्या डाली कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको इक्वेशन दे दिया। अब बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ये एक सर्किल का इक्वेशन होता है। इट मींस ये अगर एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स ये वाई, तो सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पर है ये उसका इक्वेशन है। तो आपको फील्ड लाइंस इस तरह से गिवन है एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब साहब तो सर्किल की फॉर्म में है आपको गिवन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन द एक्स प्लेन इज गिवन बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वो कह रहा है कि इस फील्ड में एक पार्टिकल रख दिया मैंने, कहां पर x इक्वल टू 1, तो ये x है ना, तो x इक्वल टू 1 कहीं यहां मान लेते हैं और यहाँ x इक्वल टू 1 है और आपका y क्या है, 0 है। तो यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया 1 कूलम। ठीक है जी, तो इन दी एक्स वाई प्लेन। अब वो कह रहा है कि अब क्या होगा,
नॉट मूव एट ऑल, क्यों नहीं मूव करेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, मूव तो करेगा। तो कहने का मतलब ये तो हुआ ही नहीं। उसके बाद विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों हमने डेफिनेशन पर जाते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो डेफिनेशन क्या थी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां पर एक टेस्ट चार्ज को रख दें तो वो टेस्ट चार्ज जिस पाथ पर चल रहा है उस पाथ को ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी है? सर्कुलर। तो इसका मतलब उस फील्ड में जब टेस्ट चार्ज को रखा गया होगा तो वो कैसे पाथ पर चला होगा? सर्कुलर पाथ पर। तो ऑप्शन सी विल मूव अलोंग द सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। तो ऑप्शन सी इज राइट। डी क्या है? इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, हमें लाइन का इक्वेशन दे रखा है। और लाइन क्या होती है? लाइन जिस पाथ पर चार्ज पार्टिकल चलता है वही लाइन होती है। तो जाहिर सी बात है कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें मैंने टेस्ट चार्ज को रख दिया है तो वो टेस्ट चार्ज कैसे पाथ पर चल रहा था, कैसे चल रहा होगा? सर्कुलर पाथ पर, तभी तो सर्कुलर फील्ड लाइंस बनेंगी। तो सीधा सा आंसर इसका सी है। ठीक है बच्चों। अब साहब प्रॉब्लम 5 है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है और ये IIT 1995 में आया था। प्रॉब्लम 5 क्या है? अब मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, मेटेलिक, मैंने आपको बच्चा बोला था कि जब भी मेटल कंडक्टर ये चीज आ जाए फील्ड लाइंस के क्वेश्चन में तो दो प्रॉपर्टी हैं, आप उनको याद रखिए। कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती और बाहर कंडक्टर के ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर ही एंटर करेंगी, परपेंडिकुलर ही निकलेंगी। तो बच्चों ये कह रहा है अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ और पाथ्स शोन इन फिगर, शोन इन फिगर। तो ये आपका एक मेटेलिक स्फीयर है और वो कह रहा है कि ये पहली लाइन एक ये शो कर रखी है उसने, ये सेकंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है और फोर्थ लाइन ये है। तो वो कह रहा है 1 2 3 4 में से कौन सी लाइन सही है? कौन सी लाइन मतलब बाय रूल है, ये समझिए। ठीक है। तो बच्चों एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है कि ये स्फीयर है या सर्किल है, तो ये स्फीयर का या सर्किल का सेंटर है। तो कोई भी लाइन इस सर्किल के या इस स्फीयर के परपेंडिकुलर होगी, कोई भी लाइन अगर उसको हम पीछे एक्सटेंड करें और वो सेंटर पर आके मिले, मतलब रेडियस के पैरेलल हो, सिंपल सी बात है। क्योंकि रेडियस सर्किल के सरकमफेरेंस के या रेडियस स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो कोई भी लाइन जो स्फीयर के या सर्किल के रेडियस के पैरेलल है वो उसके परपेंडिकुलर है। तो देखिए पहली वाली जो फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर के अंदर तो नहीं है लेकिन उसके परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको हम आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये सेंटर पर आके थोड़ी मिलेगी, तो ये तो यहाँ कहीं आके मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, समझ गए होगे? कहने का मतलब जो पहली लाइन है वो नहीं हो सकती। दूसरी लाइन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो दूसरी लाइन कंडक्टर के अंदर होके जा रही है, जबकि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है और वहां पर कोई फील्ड लाइंस एडजस्ट नहीं कर सकती। तो सेकंड वाला भी नहीं हो सकता सर, थर्ड वाला भी नहीं हो सकता, ना तो ये परपेंडिकुलर है और दूसरा अंदर से भी जा रही है, तो थर्ड लाइन भी नहीं हो सकती। तो फिर तो भैया कौन सी बची? फोर्थ लाइन। और फोर्थ लाइन देखो जब आप इसको पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से तो ये लाइन कहाँ जाके मिल रही है? सेंटर पर। इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये रेडियस की पैरेलल तो निकल रही है। बात समझे नहीं समझे? तो ये क्या है? अंदर भी नहीं है और जो स्फीयर है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर भी है। तो आंसर इज डी इज करेक्ट। क्लियर बच्चों? मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक एक चीज कंसेप्चुअली पता है, एक एक चीज कंसेप्चुअली पता है तो क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, कहीं अलग उससे दुनिया से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसी फिजिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis are shown in figure. These lines suggest that, means ये दो चार्जेज हैं पॉजिटिव नेगेटिव
आपको लाइंस ड्रॉ करके दे दी हैं उसने, तो वो कह रहा है इस डायग्राम से आप क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ये डायग्राम आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ऑप्शन ए है कि मोड ऑफ Q1 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1, सपोज ये चार्ज आपका Q1 है और ये जो चार्ज आपका Q2 है, तो वो कह रहा है कि जो मोड ऑफ Q1 चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड चार्ज Q2 से ज्यादा है। दूसरा है कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से कम है। और सी है एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्लियर। और डी है एट द फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 फील्ड इज जीरो। ये ऑप्शन हैं। अब बच्चों थोड़ा सा सोचिए आप और याद कीजिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फील्ड लाइंस की कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज सोचा करते हैं। ऑप्शन वाइज सोचे हम कि हमें मैग्नीट्यूड के बारे में कैसे पता करें भाई कौन सा कम कौन सा ज्यादा, क्योंकि हमें तो केवल Q1 Q2 दे रखे हैं। तो मैग्नीट्यूड से फील्ड लाइंस का कुछ लिंक है, आपको याद आया होगा। मैग्नीट्यूड से फील्ड लाइंस का लिंक है, एक प्रॉपर्टी है, वो कहती है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मींस जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा निकलेंगी या एंटर करेंगी। तो देखो ये पॉजिटिव वाला है, तो इससे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 निकल रही हैं Q1 से, 13 लाइंस निकल रही हैं। अच्छा एंटर कितनी कर रही हैं Q1 में, ये Q2 में, ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एंटर केवल 9 कर रही हैं। तो कहने का मतलब Q1 से ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही हैं और Q2 में कम एंटर कर रही हैं। तो पहला वाला ऑप्शन इज राइट। समझ गए होगे क्यों? समझ गए? आई होप यू गॉट इट। अब सर इसमें मोर देन वन सही है, अब तो दूसरा तो हो नहीं सकता। अब सी, अब अच्छा ये याद करो, लास्ट वीडियोज में हमने नल पॉइंट की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी। बेटा एक एक कॉन्सेप्ट, बच्चे एक एक कॉन्सेप्ट क्रूशियल होती है कॉम्पिटिशन्स के लिए, बोर्ड्स के लिए। अगर आपका एक एक कॉन्सेप्ट रिफाइन है, एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे और सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि जब हमें कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता है तो क्वेश्चन करने में आनंद आता है, तो जाहिर सी बात है उस सब्जेक्ट की तरफ हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ता है। तो नल पॉइंट हमने पढ़ा था वहां पर, तो नल पॉइंट याद कीजिए। आई थिंक थर्ड फोर्थ वीडियो है मेरी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने नल पॉइंट को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। नल पॉइंट का मतलब था कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो उसमें दो केस थे, अगर सिमिलर चार्ज हैं तो कहीं ना कहीं बीच में होता था नल पॉइंट, और अगर अपोजिट चार्ज हैं तो बाहर होगा और उस चार्ज के पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जहां हुआ वो नल पॉइंट है। तो नल पॉइंट अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपोजिट के केस में बाहर होता है और उस चार्ज के पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो मैग्नीट्यूड किसका कम है? Q2 का। और बाहर होगा तो Q2 के राइट में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें ए और सी ऑप्शन सही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों क्वेश्चंस और लास्ट के 3 क्वेश्चंस आपके अच्छे समझ में आए होंगे। तो बच्चों 2 क्वेश्चंस और करते हैं अच्छे लेवल के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रॉब्लम 7 है, 3 पॉजिटिव चार्जेज ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द रिजल्टिंग लाइंस ऑफ फोर्स शुड बी स्केच्ड। बच्चों ये भी जेई का क्वेश्चन है, ये आ चुका है आई थिंक 2000 या 2001 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप समझ रहे होंगे कि मात्र वो आपके 10 प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज पर कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के 1 2 3 और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। ये और ये आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिवन है। तो वो कह रहा है इनमें से कौन सी लाइंस
सही ड्रॉ हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तीनों पॉजिटिव हैं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि पॉजिटिव से निकली पॉजिटिव पर गई, पॉजिटिव से निकली पॉजिटिव पर ही गई, तो ये तो सरासर गलत हो गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसने तो फिजिक्स ही तबाह कर दी। ठीक है, अब सब दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, ये भी फिजिक्स को तबाह कर रहा है, हैं? देख लो, यहां पर ये बीच में क्या है, क्लोज सर्किल, इसका मतलब फ्रीलांस क्लोज कर्व बना रही है, कभी नहीं बना सकती। समझ गए, ये तो खैर दिख ही रहा है, ये तो क्लोज कर्व ही बना रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो बची कौन सी, सी, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। अब साहब लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम 8 है, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाई ई इक्वल टू 8xi 4y j 4z k। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स इन द प्लेन z इक्वल टू 0। क्लियर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन गिवन है, तो वो कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन में, जहां z इक्वल टू 0 होगा, एक्स वाई प्लेन में फील्ड लाइंस का इक्वेशन बताइए। तो मैंने बच्चों आपको क्या बोला है कि जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगेगा ना कि अरे यार ये तो अपने लेवल से ऊपर जा रहा है, हमने तो इस लेवल का नहीं पढ़ा है, तो समझ लेना आपने उस लेवल का ही पढ़ा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक मैथमेटिकल रेसिपी या मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट हो रही है जो हमको उलझा रही है उस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो घबराना नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो बच्चों, देखो बच्चों, आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूं कि कभी भी फिजिक्स में पाथ ट्रेजेक्ट्री पाथ इक्वेशन ऑफ पाथ इसकी बात हो, तो समझ जाना आपको वाई और एक्स में रिलेशन निकालना है। आपको ध्यान होगा, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा 11th में, तो वहां पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ निकालते थे, तो फाइनली हमें क्या चाहिए था, वाई और एक्स में रिलेशन। ठीक है, वो वाई और एक्स में जो रिलेशन आता है, फिर उसका कंपैरिजन कर देते हैं कि ये सर्किल का है इक्वेशन, या पैराबोला का है, एलिप्स का है, या स्ट्रेट लाइन है, वो जिससे भी मैच करता है वो उसका वही पाथ होता है। तो इट मीन हमको एक्स वाई प्लेन में किसके बीच रिलेशन आएगा, वाई और एक्स के बीच, तो हमें वाई और एक्स के बीच रिलेशन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो सपोज ये है साहब आपका x, तो ई एक्स, और ये आपका ई वाई। ठीक है, तो ई एक्स कितना होगा साहब, ई एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 8x भाई एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ई वाई कितना हो जाएगा बच्चों, 4y। ठीक है, अच्छा एक्स वाई प्लेन में जेड 0 है, तो ई जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे जेड 0 हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में। अब बच्चों ये ई वाई और ई एक्स वाई के साथ चेंज हो रहे हैं, तो अगर ई वाई और ई एक्स के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ग्राफ आएगा, कुछ ना कुछ, मैंने ऐसे ही रफली बना दिया है, ऐसा कुछ मतलब ग्राफ नहीं है, मैं तो अपने सॉल्यूशन के लिए कर दिया है। तो ये कुछ ग्राफ है मान लीजिए, सही है। अब इस ग्राफ का स्लोप भी होगा किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट, इस पर स्लोप निकालना है, तो ये जो स्लोप आएगा थीटा, तो वो क्या होगा साहब, वाई, ये डी वाई, और ये आपका डी एक्स। सही है, तो डी वाई ओवर डी एक्स स्लोप होता है, आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में, है ना, डिफरेंशिएशन में डी वाई ओवर डी एक्स किसका क्या होता है, स्लोप। ठीक है, और ये स्लोप किसके इक्वल आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई पर क्या है साहब आपका ई वाई, और एक्स पर क्या है आपका ई एक्स, तो ई वाई अपॉन ई एक्स, ई वाई अपॉन ई एक्स। अब ई वाई कितना है 4y, ई एक्स कितना है 8x, बोलो हाँ या ना, 4y, तो ये हो जाएगा आपका -y अपॉन 2x। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, y और x में रिलेशन, तो ये आ गया साहब हमारा, मैं आगे यहां करता हूं, ज्यादा नीचे चले जाएंगे तो। अब बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, जिसे कहते हैं ना हॉट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो भी समझें आप। तो dy ओवर dx आ गया साहब हमारा -y अपॉन 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अभी थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो इस क्वेश्चन को समझने में, इसलिए क्योंकि अभी तक भी आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस ये सब नहीं पढ़े होंगे।
हल्की फुल्की ही नॉलेज होगी जो 11th में मिल गई होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हमें ये सोच के चलना है कि अगर आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो हमें ये सोच के चलना है कि आगे हम इसको पढ़ेंगे तो जब ये हमारा और रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक जैसे वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, तो dy अपॉन dy, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस, ठीक है, या dy अपॉन y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस dx अपॉन x, और ये 2 यहां पर कर देते हैं। ठीक है, बोलिए अब साहब बस अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 2 इंटीग्रेशन dy अपॉन y इक्वल टू माइनस dx अपॉन c। और बच्चों ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू होता है log x। ठीक है, तो ये 1 अपॉन dy क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log x, ठीक है, और प्लस log c। कांस्टेंट जोड़ते हैं एक इंटीग्रेशन में, प्लस c करते हैं, तो ये हो जाएगा साहब आपका log y स्क्वायर। ठीक है, log y स्क्वायर क्यों, क्योंकि log m की पावर n इक्वल होता है n log m। ठीक है, तो n log m था, ये n log m, तो उसको हमने पावर को ऊपर कर दिया, लगेगा log m अपॉन n वाला, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो ये है log c माइनस log x, तो ये हो जाएगा आपका log c अपॉन x। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा साहब आपका log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन x, सो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू c। तो ये इक्वेशन है फील्ड लाइन का, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स वाई प्लेन में जो फील्ड लाइन का इक्वेशन होगा वो ये होगा। एक बार फिर समझाई दे रहा हूं, हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, तो वो कह रहा था कि एक्स वाई प्लेन में जहां z इक्वल टू 0 है वहां पर इस फील्ड की फील्ड लाइंस का इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो ई वाई, ये ई एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हमने मान लिया कि फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है, कर्व हो गई है ना, तो उसका स्लोप dy ओवर ds क्या होना चाहिए, बाई अपॉन एक्स। बाई पर फील्ड कितना है, ई वाई, और एक्स पर है ई एक्स। ई वाई और ई एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ फील्ड, वो हमें गिवन है इक्वेशन में, तो हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी, माइनस वाई अपॉन 2x। यहाँ पर ये इक्वेशन बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, एक जैसे वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, मतलब वाई वाई एक तरफ कर लिया, एक्स एक्स एक तरफ कर लिया, तो वाई वाई एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ, फिर उसके बाद हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला है, उसका होता है log x, तो फॉर्मूले से ये हो जाएगा log y, 2 आपका था ही, ये हो जाएगा log x, और प्लस log c। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। अब उसके बाद ये आपका log का फॉर्मूला लगा दिया तो log y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे log का फॉर्मूला लगा दिया तो ये log c अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, log से log कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन x, तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस में मजा आया होगा और आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, और चलते हैं। जय हिंद,